700 to 1200 सी, यानी कि हम देखेंगे किस तरीके से जो 700 से लेकर 1200 ईस्वी में जो है नए राज्यों का उदय हुआ, कौन कौन से नए राज्य बने, इस तरीके से हम देखेंगे कौन कौन से राजा आए, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अबाउट किंगडम दैट इमर्ज्ड ड्यूरिंग द अर्ली मिडाइवल पीरियड इन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इंडिया। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मिडाइवल पीरियड के दौरान जो है उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से राज्य बने। अबाउट द त्रिपार्टी स्ट्रगल, फिर उसके बाद में हम इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। एंड द स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ कन्नौज, और कन्नौज के बारे में पढ़ेंगे कि कन्नौज का महत्व क्यों था। अबाउट द टर्किश इन्वेडर, यानी कि जो तुर्क से आने वाले जो आक्रमणकारी थे उनके बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द साउथ, चोल एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद में जो शक्तिशाली राज्य था चोलों का साउथ में, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ड्यूरिंग द पीरियड 700 to 1200 सी डिनोटेड द अर्ली मिडाइवल पीरियड। तो देखिए सबसे पहली बार के जो अब हम इसमें देखेंगे कि 700 बीसी जो है 700 बीसी और से लेकर के 700 से लेकर 700 से लेकर के 1200 जो सी यानी ईस्वी तक का जो समय है वो जो है कहलाता है किसको, अर्ली मिडाइवल पीरियड कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अर्ली मिडाइवल पीरियड, यानी कि मध्यकालीन जो है मध्यकाल, या फिर जिसको हम जो जैसे हमने अभी पढ़ा था मिडाइवल पीरियड के बारे में, आपने हिस्ट्री में बताया था आपको पहले जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे तब हमने हिस्ट्री में बताया था कि एक तो होता है एंशियंट, एक पोर्शन होता है एंशियंट, दूसरा होता है मिडाइवल और तीसरा होता है मॉडर्न। तो ये हमने 3 जो है हिस्ट्री के पोर्शन पढ़े थे। तो अब बात करें इसकी हम मिडाइवल पीरियड की, तो मिडाइवल पीरियड में भी 2 सेक्शन है, लेटर मिडाइवल पीरियड और दूसरा है अर्ली मिडाइवल पीरियड। तो अब जो हम इसमें जब मुगल वगैरह और जो फिर जो हम बात करेंगे सुल्तान्स की, तो वो कहलाता है लेटर मिडाइवल पीरियड। अब बात करें हम किसकी, तो वो बात करें हम अर्ली मिडाइवल पीरियड की, यानी कि शुरुआती जो मध्यकाल की बात करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए द नंबर ऑफ पावरफुल रीजनल किंगडम एरोज द नॉर्थ इंडिया। अब इसमें क्या है कि कई सारी शक्तिशाली राज्य जो है उत्तरी भारत में जो है बन रहे थे, मतलब उदय हो रहा था उनका। ठीक है, द डेक्कन एंड द साउथ इंडिया, ऑल दीज किंगडम्स हैड डिजायर टू बिल्ड एन एम्पायर एंड देयरफॉर कंटिन्यूअली फॉट विद ईच अदर। मतलब अपनी शक्ति को और अपने राज्य को बढ़ाने की चाह में जो जितने भी राजा महाराजा थे, साम्राज्य था, वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो देखिए इस आपको ये जो पूरा इंडेक्स दे रखा है इसमें आपको बता रखा है कि देखिए इमिग्रेंस ऑफ, यानी कि 1850 में किसका इमिग्रेंस हुआ, चोल्स का, और 1000 से लेकर के 1050 तक जो समय रहा वो किसका, एक इन्वेडर था जिसका नाम था मोहम्मद गजनी, जिसे हम गजनी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर 800 सी से लेकर के 1100 सी तक का जो टाइम पीरियड रहा ये कहलाता है त्रिपार्टी स्ट्रगल। अब त्रिपार्टी मतलब 3 पार्टी के बीच में जो संघर्ष चला, अब वो कौन कौन थे पहले थे पाल, फिर गुजर, फिर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इनके बीच में जो है इस 800 से लेकर के 1000 मोर देन 100 मोर देन तक टाइम पीरियड तक जो इनके बीच में इन लोगों मतलब इन ग्रुप्स के बीच में या इन किंगडम्स या एम्पायर के बीच में जो संघर्ष चला उसको त्रिपार्टी स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1192 में तराइन का सेकेंड वॉर हुआ। फर्स्ट बैटल जो है वो लड़ा गया 1191 में, कब, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज
चौहान के बीच में। फिर ये सेकंड बैटल हुआ 1192 में। तो इनके बारे में ही हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो राइज ऑफ द न्यू किंगडम, अब जो हम बात करेंगे, इन द पोस्ट पीरियड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल वर आल्सो ग्रांटेड लैंड यानी कि जो गुप्त यानी पोस्ट जो गुप्त पीरियड था, काल था, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल जो थे उन्होंने उनको जमीन मिली हुई थी। अब ये जो ऑफिशियल्स थे ओवेड फिस्कल एंड मिलिट्री ऑब्लिगेंस टू द रूलर, मतलब ये जमीन क्यों मिली हुई थी कि जो सेना से लेकर के और बहुत सारी जो चीजें थी उससे वो क्या करते थे, राजा की जो है शासन में मदद करते थे, यानी वो राजा की सेवा करते थे, इसलिए उनको ये चीज मिली हुई थी। लैंड ग्रांट्स ग्रू इन अ नंबर 7th सेंचुरी, मतलब जो लैंड यानी कि जमीन का देना या जागीर का देना जो है वो 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ और वो बिकम अ वाइड स्पेयर, मतलब वो बहुत ज़्यादा फैल गया पूरे देश में। मोस्ट पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ ऑल मेजर पावर्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया इंक्लूड द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल सच लैंड ऑफिशियल ऑल्सो नाउन द फ्यूडेटरीज। फ्यूडेटरीज मतलब जो फ्यूडल का मतलब होता है सामंत, यानी कि जो क्या हो गया, जो बहुत सारे सामंती, जिसको हम सामंती भी बोल सकते हैं। तो कई सारे जो मतलब धीरे धीरे जब ये जो लैंड ग्रांट करने की बाय द रूलर जो है, ये जो चीज जो है फैलती गई, यानी कि जो राजा थे वो अपने लिए काम करने वाले लोगों को, अब देखो राजा जो होता है वो, जैसे कि हम इसको ऐसे समझते, तो ये जैसे कोई एक प्लेस है, ठीक है। अब राजा यहाँ पर किंग है, तो यहाँ पर जो किंग है वो रहेगा और ये चीज उसकी कहलाएगी कैपिटल। क्या कहलाएगी बच्चों? कैपिटल कहलाएगी, यानी कि राजधानी, ठीक है। तो यहाँ पर वो रहेगा और अब क्या है, देखो ये तो कैपिटल हो गया, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक प्लेस है जहाँ पर राजा रहता है, तो ये तो हो गया कैपिटल। लेकिन क्या है कि ये पूरा जो प्लेस है, ये एरिया है, वो वाइड स्क्वायर था। अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तो उसका रूल कर पाना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या करता था, जो इसके जो ऑफिशियल्स होते थे, दरबारी होते थे, जो भरोसेमंद लोग होते थे, इसके लिए काम करते थे, वो इनको जो है ये एरिया के जो है रूलिंग सिस्टम इनको दे देता था। वो अकेला तो नहीं कर सकता, लेकिन इनको जो है ऑफिशियल्स को वो भेज देता था, ठीक है। तो वो वहां पे क्या करते थे, रूल करते थे, ठीक है ना। तो इसको ही फ्यूडोटोरीज कहा जाता था, ठीक है। जो ये जिनको लैंड दी जाती थी, तो उन ऑफिशियल्स को फ्यूडोटोरीज यानी कि सामंत कहा जाता था। आगे देखिए, हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फ्यूडोटोरी चीफ वर एगर एंड फ्री देमसेल्फ व्हेनेवर देयर अपॉर्चुनिटी, मतलब हावेवर फ्यूडोटोरी जो चीफ होता था वो था एक मतलब एगर और फ्री था, मतलब उनमें जब भी उसको जो है अवसर मिलता वो फ्री होने की कोशिश करता, ठीक है। सम ऑफ दीज फ्यूडोटोरीज स्ट्रगल एंड रोज द फ्रॉम न्यू किंगडम, मतलब जो जिनको सामंत दे दिया गया था, अगर वो कभी मान लीजिए राजा अगर कमजोर हो गया या वो राजा से नाखुश हो जाते थे, तो वो कोशिश करते थे अपने आप को स्वतंत्र करने की और एक नया राज्य बनाने की, ठीक है ना। तो इसी कारण से वो क्या करते थे, आपस में भी कई बार स्ट्रगल करते थे, लड़ते रहते थे कि अपने राज्य को बड़ा कैसे करें, ठीक है। आगे हम चलते हैं। तो देखिए हमारा जो चैप्टर है ये चल रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज की। तो नेक्स्ट पेज में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, मिडाइवल पीरियड फॉर एग्जांपल द पाल वर डोमिनेंट इन ईस्टर्न इंडिया, यानी कि जो पाल्स थे वो पूर्वी भारत पर शासन कर रहे थे, वेर एज गुर्जर प्रतिहार जो है वो पश्चिमी भारत पर, ठीक है। जहाँ पर जो गैंगटिक यानी गंगा नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है वहां पर। और जो तीसरा जो मेजर जो है किंगडम था वो राष्ट्रकूटों का था, और वो डेक्कन जो एरिया है इसको ऐसे समझेंगे हम सॉरी, जैसे कि ये हमारा मैप है भारत का, एक मिनट,
देखो अब इसमें हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो बात हो रही है पाल्स की, तो पाल्स जो है वो पूर्वी भारत पर जो पाल्स थे, ठीक है। फिर वेस्टर्न पाल कौन था, गुर्जर प्रतिहार थे, ठीक है। इसके बाद में बात कर रहे हैं राष्ट्रकूटों की। अब जो जो अपर गैंगटिक प्लेन थे यहाँ पर, जो ये गंगा के जो मैदान है अपर गैंगटिक प्लेन, यहाँ पर कौन थे, राष्ट्रकूट थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो अब बात कर रहे हैं डेक्कन वाला जो एरिया है, सॉरी राष्ट्रकूट आ गया यहाँ पर, डेक्कन वाला एरिया जो ये वाला एरिया है ये राष्ट्रकूटों का था, ठीक है। अब उसके बाद में बात कर रहे हैं डेक्कन एंड द टेरिटरीज नॉर्थन साउथर्न इंडिया डिफरेंट टाइम अ नंबर ऑफ द राजपूत किंगडम, यानी कि ये वाला जो रीजन है ये राजपूतों का था, ठीक है। अब ये राजपूत थे, अब इसमें भी कौन कौन थे, जैसे कि चहमान और चौहान, ठीक है ना। तो ये लोग यहाँ पर जो है शासन कर रहे थे और ये बड़े शक्तिशाली राजा थे, ठीक है। फिर इसमें देखिए, सॉरी हम बात कर रहे हैं चहमान चौहान वर मोस्ट प्रोमिनेंट, और इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल जो थे वो चौहान और चौहान थे। आगे देखते हैं तो इन द साउथ और दक्षिण में कौन थे, यानी कि जो ये वाला जो पोर्शन है ये हमने पढ़ा था अभी, ये जो भारत का ये वाला जो एरिया है ये दक्षिणी भाग कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो शासक या शासन कर रहे थे और वो कौन थे, तो वो थे यहाँ के चोल, और ये सबसे शक्तिशाली बन गए थे। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रगल जो स्ट्रक्चर था वो भी बहुत मजबूत था, ठीक है ना, और ये अपने आप को विस्तृत करने का प्रयास कर रहे थे। अब बात करते हैं ट्री पार्टी स्ट्रगल का, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष का। तो देखिए ऑल द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ अर्ली मिडाइवल पीरियड हैड देयर ओन एरिया, एक सेकंड देखिए इसमें, तो ऑल द रूलिंग डायनेस्टीज यानी कि जितने भी शासन करने वाले वंश थे, डायनेस्टीज का मतलब होता है वंश, तो वो वंश थे अर्ली मिडाइवल पीरियड के, उनका अपना एक क्षेत्र होता था, बट दे ऑफन ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, लेकिन वो हमेशा कोशिश करते थे और ज्यादा अपने आप को मजबूत करने के लिए, धनवान बनाने के लिए दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का, मतलब वो प्रयास करते थे, कोशिश करते थे कि दूसरे को जीत ले और वो अपने आप को बड़ा कर ले। वन सच ल्यूक्रेटिव एरिया वॉज कन्नौज। अब ऐसा ही एक क्षेत्र था जो हर दृष्टि से एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस रखता था, उसका नाम था कन्नौज। मतलब वो एक सेंट्रल जो है उसकी पोजीशन थी कन्नौज की, जिसके कारण से वो अदर प्लेसेस से आसानी से, यानी कि वो एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर रह करके अदर प्लेसेस को कंट्रोल किया जा सकता था, तो वो कन्नौज था। गंगा वैली, गंगाज वैली विच लीड द ट्रिपार्टिक स्ट्रगल, और जो नदी घाटी, गंगा नदी घाटी जो क्षेत्र है उसने और ज्यादा त्रिपक्षीय संघर्ष को जो है लीड किया, किसके बीच में, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में, तो तीन इनके बीच में। आगे देखो, इट इज सेड द मेन कोज ऑफ द स्ट्रगल, और सबसे बड़ा यानी कि गंगा के मैदान में या घाटी वाले क्षेत्र में किसका अधिकार होगा, ये सबसे बड़ा रीजन था इन सभी राजाओं और साम्राज्य के बीच में लड़ाई होने का, यानी कि कन्नौज पर किसका अधिकार होगा, ठीक है। और ये जो है जो सॉवरेनिटी का जो सिंबल बन गया। आगे देखो, दिस वारफेयर वॉज ऑल्सो फॉर कंट्रोल ओवर द फर्टाइल रीजन, क्योंकि ये क्या था, जो मैदानी क्षेत्र था, प्लेन एरिया था, जो गंगा के मैदान का जो एरिया था, ये क्या है, उपजाऊ क्षेत्र था, और ये एक धनी क्षेत्र था क्योंकि यहाँ पे उत्पादन बहुत अच्छा होता था। तो दूसरा रीजन क्या था, देखो ये पहला रीजन हो गया। अब अगला जो अनदर प्राइम रीजन क्या है, दियर कॉन्फ्लिक्ट वॉज डिजायर टू हैव कंट्रोल ओवर रिच बियॉन्ड दियर आउन टेरिटरी, यानी कि वो चाहते थे कि जितना भी उपजाऊ, धनी और जो है क्या नाम से, जो काफी अच्छा जो एरिया है वो अपने राज्य में चाहते थे ये सभी राजा महाराजा, और वो चाहते थे कि ऐसे जो अच्छी अच्छी जगह है उन जो है उन पर उनका अधिकार हो जाए और वो वहां पर हमेशा शासन करते रहे और उनसे कोई भी न टकरा सके, ठीक है। दिस वॉज पॉसिबली बिकॉज
द रूलर नीडेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ। अब इसके लिए क्या था, क्योंकि उनके पास देखो क्या है, राजा को अपनी व्यवस्था चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे अभी हमारा देश है इंडिया। अब इंडिया में जो हमारे इंडिया को चलाने के लिए यहाँ पर जो है लोगों के वेलफेयर के लिए, तो हमारे पास में, इंडिया के पास में क्या होना चाहिए, पैसा। अब इंडिया के पास पैसा कहाँ से आएगा, जब वहाँ पर जो बिजनेस है, वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे जो इनकम सोर्स है वो अगर अच्छे होंगे, तो वो जो है लोगों की जब अर्निंग होगी तो देश की भी अर्निंग होगी। अब देश की अर्निंग होगी तो देश में जो हमारे कंट्री में वो डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे ही उस समय वो लोग चाहते थे कि जो वेल डेवलप जो एरिया है वो उनके अंडर कंट्रोल आ जाए। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो दिस वॉज पॉसिबली बिकॉज द रूलर नीडेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ एनहेंस्ड देयर मिलिट्री पावर्स। मतलब अब वो जो उस समय जो राजाओं को अपनी सेना को, अपने राज्यों को चलाने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती थी। एंड दे ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर्स एंड रिसोर्सेज बाय द बिल्डिंग राज टेम्पल्स, यानी कि और फिर उन्होंने क्या है, दूसरा तरीका भी लगा रखा था अपनी शक्ति को दर्शाने के लिए, कि वो क्या करते थे, प्रदर्शन करने के लिए जो कई सारे रिसोर्स थे, बिल्डिंग जो टेम्पल्स थे, उनको वो शो करते थे या वो बना करके बता देते थे कि कौन राजा कितना शक्तिशाली है। तो लेट अस लर्न अबाउट दीज अ प्रोमिनेंट किंगडम। अब इनके बारे में हम जो किंगडम्स के बारे में सीखेंगे। देखो, गुजर प्रतिहार ऑल्सो नाउन एज द प्रतिहार्स। ठीक है, प्रतिहार्स का मतलब जो द्वारपाल होते हैं या जो द्वार के रक्षक होते हैं। ठीक है, तो यूज देयर मिलिट्री स्किल्स। अब इनमें क्या होता है कि जो सेना जो कौशल होता है, यानी युद्ध लड़ने का इनका कौशल होता है इनमें। तो देखो, एंड द पावर ऑफ कार्वे आउट द किंगडम एंड वेस्टर्न इंडिया। यानी कि जो इनकी शक्ति थी वो जो कार्व आउट अ किंगडम, मतलब जो है अपने जो राज्य का जो है रक्षा करना, उसके चारों तरफ, इस तरीके का उनमें जो है स्ट्रेंथ थी और इस प्रकार की स्किल थी। अब ये कहाँ पे थे, पश्चिमी भारत में। तो देखिए, एज अ रूलर्स द प्रतिहार केम इनटू, यानी कि जो शासकों के रूप में ये कब सामने आए, तो जब इन्होंने प्रोमिनेंस था मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि जब 18वीं शताब्दी के मध्य में जो वैन दियर किंग, उनके राजा थे जिनका नाम था नागभट्ट फर्स्ट, डिफेंडेड द वेस्टर्न इंडिया, यानी कि उन्होंने पश्चिमी भारत को बचाया। किससे, जो अरब के इंक्रूजन फ्रॉम द सिंध ऑफ द राजस्थान, यानी कि जो वहां से अरब के जो आक्रमणकारी जो आए थे उनसे जब उन्होंने बचाया, तो उनको राजा के पद पर जो है बैठने का मौका मिला। ही वॉज एबल टू लीव हिज सक्सेसर एंड पावरफुल प्रिंसिपलिटी, यानी कि कॉम्प्राइज द मालवा पार्ट एंड द राजपुताना एंड द गुजरात। मतलब जो क्या हुआ, जो उसने क्या करा, उनको हटा दिया और मतलब वहां से भगा दिया, या जो है फिर उसके बाद में जो है वो शासक बना और एक वो विशाल जो है रियासत को, या एक महान बड़ी रियासत, शक्तिशाली रियासत को छोड़ गया अपने अग्रजों के लिए, जो आगे सॉरी अपने जो आने आने वाली पीढ़ी के लिए। और वो जो पार्ट था, जो उनका जो एरिया था, शासन रूलिंग जो एरिया था, वो उसमें क्या क्या आते थे, मालवा आता था, राजपुताना जो अभी वर्तमान में हम राजस्थान वगैरह ये बोलते हैं, और गुजरात वाला जो एरिया था वो इनके अंडर कंट्रोल था। अब प्रतिहार डायनेस्टी जो है वो एक्सपेंड और फ्लोरिस्ड हुई किसके दौरान, मिहिर भोज के दौरान, 836 से लेकर के 85 तक। ठीक है, फिर उसके सक्सेसर जो आए, उसके आगे के जो उत्तराधिकारी आए, महेंद्र पाल, है ना। इनके दौरान जो है वो गुर्जर प्रतिहार जो वंश है, डायनेस्टी है, उसमें सबसे ज्यादा काम हुए। ठीक है, और इनकी जो टेरिटरी है वो किंगडम की, वो कहाँ तक, ईस्ट में तो बंगाल तक, पंजाब तक, अवध तक, मालवा, और गुजरात जो है पश्चिम में फैली। फिर उसके बाद करते हैं बाद में पाल्स की। तो अनदर इंपॉर्टेंट किंगडम है इस समय का, वो है पाल। द पाल किंगडम वॉज फाउंडेड द गोपाला। ये किसके जो स्थापना किसने की, गोपाल ने। कब, 750 में। तो इट इज बिलीव दैट ही वॉज इलेक्टेड किंगडम, मतलब वो क्या था, एक निर्वाचित
एक राजा था किसके द्वारा, दरबारियों के द्वारा, एंड द रीजनल एलार्ची, इट इट सीम्स, उसको ऐसा लगा दैट ही कंसोलिडेट हिज ऑथोरिटी ओवर ऑलमोस्ट होल बंगाल एंड पार्ट ऑफ बिहार, मतलब उसको ऐसा फील हुआ कि उसको पूरे बंगाल पर और बिहार पर जो है अधिकार करना चाहिए और उसका भी शासन रहेगा। गोपाला was an ardent Buddhist, had built the monastery ओदनपुरी इन बिहार, मतलब जो वो क्या था, एक जो बौद्ध धर्म को मानने वाला था और बौद्ध धर्म की मान्यताओं को पर चलने वाला था, तो उसने एक मोनेस्ट्री बनाई कहाँ पर, ओदनपुरी बिहार में। अब इसके जो सक्सेसर थे वो थे धर्मपाला, ठीक है ना। एक्सपेंड द किंगडम, इन्होंने क्या करा, विस्तार किया साम्राज्य का। और फिर इसके बाद में ये योग्य व्यक्ति था कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, फॉर सम टाइम, कुछ यानी कि इसका कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार रहा, ठीक है। फिर बात करते देवपाल, फिर इसके बाद में अगला आया देवपाल 810 से 850। तो ये सबसे शक्तिशाली शासक था पालों का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पावरफुल जो था वो। अब इसने उत्तरी भारत तक जो है, उत्तर भारत में अपने आप को जो है, और पेनिनसुला यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत तक अपने आप को फैलाया। ये भी एक बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसने जो है महावीरा और विक्रमशिला भागलपुर के पास में जो है, इसने वहां पर जो बौद्ध धर्म की स्थापना की। ही ऑल्सो द पैट्रोनिस ऑफ हरिभाद्रा ग्रेट बुद्धिस्ट ऑथर, मतलब जो इसके संरक्षण में था वो कौन था, भाद्रा, जो एक बुद्ध ऑथर था, लेखक था वो। फिर इसके बाद में आया रामपाल। अब इस रामपाल जो था ये लास्ट इंपोर्टेंट रूलर था और इसने कंट्रोल किया कहाँ पर, असम से ओडिशा और मॉडर्न नेपाल तक, ठीक है। अब बात करेंगे राष्ट्रकूटों की। तो राष्ट्रकूट क्या थे, राष्ट्रकूट इन द डेक्कन वर द फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्य, मतलब ये क्या थे, सामंत थे चालुक्य के, जो कर्नाटक के थे, ठीक है। अब इसमें जो है एक दंती दुर्ग, ठीक है। फिर ओवर थ्रू द चालुक्यन किंग, मतलब उसने क्या करा, चालुक्यन किंग को वहां से हटा दिया जिसका नाम था कीर्तिवर्मन इन डेक्कन एंड फाउंडेड द, और उसने राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की। कीर्तिवर्मन को हटा करके उसने क्या कर दिया, अपने राज्य की स्थापना कर दिया, हरा करके उसको अपने शासन की स्थापना की। द राष्ट्रकूट टेरिटरी रीच द जेनिथ। आगे चलते हैं हम, देखिए, सॉरी, अंडर देयर रूलर्स अमोघ वर्षा ही सेट अप अ न्यू कैपिटल मान्यखेत और मालखेड़, मतलब इसमें जो इनका राजा था एक अमोघ वर्षा, उसने अपनी राजधानी जो है मान्यखेत और मालखेड़ में बनाई। अब ड्यूरिंग हिज रीजन बोर्च बिकम बेस्ट पोर्ट, यहाँ पर जो बोर्च था वो एक बंदरगाह था इस क्षेत्र में। और द राष्ट्रकूट टेरिटरी स्प्रेड फ्रॉम द मालवा इन द वेस्ट, यानी पश्चिम में मालवा तक, और फिर मालवा से लेकर के कांची तक, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र तक ये फैला हुआ था। द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वर ग्रेट पेट्रोन्स ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी कि जो संरक्षक थे इस वंश के राजा, किसके, कला के और स्थापत्य कला के, ठीक है। दिस इज एविडेंट बाय द ब्यूटीफुल टेम्पल बिल्ड बाय द रूलर्स एलोरा एंड एलिफेंटा, यानी कि किससे पता चलता है ये, इससे पता चलता है कि इन्होंने एलोरा और एलिफेंटा जैसे जो है मंदिर बनाए, गुफाएं बनाई। कहाँ पर, कृष्णा फर्स्ट बिल्ड द कैलाश टेम्पल एट एलोरा, एलोरा में एक कैलाश मंदिर का निर्माण किया, किसने, कृष्ण ने। तो इससे पता चलता है कि आर्ट और आर्किटेक्चर के ये क्या थे, संरक्षक थे। आगे हम इस मैप में देखते हैं, देखिए, ताकि आपको पता चले। तो इस मैप में जो है आपको पता चलेगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर कौन से शासक थे। तो देखिए, ये जो ब्लू कलर में इस साइड दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ,
देखिए ये वाला जो एरिया है ये पाल है, यहाँ पर राष्ट्रकूट है, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो चालुक्य पहले शासन करते थे, इन चालुक्य को यहाँ से हटा दिया और हटा करके राष्ट्रकूटों ने शासन कर लिया। फिर उसके बाद में जो यहाँ पे जो है गुर्जर प्रतिहार शासन करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन आ गया, पाल आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आगे चला वहाँ पे ये चंदेल और ये मालवा में परमार्स आ गए थे बाद में, ठीक है ना। इस तरीके से जो ये पता चल रहा है कि कौन कौन कहाँ तक फैला है। तो जो गुर्जर प्रतिहार का जो शासन था वो यहाँ तक था, ठीक है। और इसके अलावा ये जो इसके अलावा ये पूरा जो अंडर कंट्रोल था, बाद में दूसरे वंशों ने आकर के यहाँ पे अधिकार कर लिया। अब देखिए चोल जो यहाँ के दक्षिण भाग में जो चालुक्य थे उनका जो एरिया था वो यहाँ तक था पहले, फिर उसके बाद में राष्ट्रकूटों ने इसको अंडर कंट्रोल कर लिया। तो इस तरीके से जो है पूरा जो ये भारत का जो पहले जो स्टार्टिंग में मिडाइवल पीरियड के टाइम जो मैप था वो इसमें बताया गया है, ठीक है। अभी के मैप से और पहले के मैप में काफ़ी डिफरेंस है। आगे हम चलते हैं तो देखिए टर्किश इन्वेशन यानी तुर्कों का आक्रमण। आफ्टर द फॉल ऑफ गुर्जर प्रतिहार एम्पायर देयर एरोज द स्मॉल इंडिपेंडेंट पावर्स, यानी कि जब गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य जो है क्या हो गया, समाप्त होने की स्थिति में आया या उसका पतन हो गया, तब छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र राजा और शक्तिशाली जो है बने। अब इसमें कौन कौन थे, जैसे कि गढ़वाल कन्नौज में, परमार्स मालवा में, चालुक्य गुजरात में और चौहान जो है अजमेर में। तो उसी समय द तोमर इन दिल्ली और चंदेल इन बुंदेलखंड, अभी हमने देखा है ना चंदेल परमार वगैरह, इन सब के बारे में हमने मैप में देखा है, एक बार फिर देखना आप। तो देयर कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, अब ये एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। तो उसी समय हेल्प द टर्किश इन्वेडर कैप्चर द टेरिटरीज ऑफ द पंजाब एंड दिल्ली। अब कुछ ने इनकी मदद की, किसकी, तुर्क आक्रमणकारियों की, ठीक है। और उसने क्या करा, पंजाब और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। अब बात करते वो तुर्क जो है या टर्की जो इन्वेडर था वो कौन था, महमूद गजनी सॉरी। तो देखिए इसमें वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टर्किश रूलर हु इन्वेडेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज मोहम्मद गजनी। अब वो कौन था, वो जो तुर्क का जो आक्रमणकारी था उसका नाम था महमूद गजनी। ही माउंटेड 17 प्लंडरिंग एक्सपेडिशन बिटवीन द 1000 to 1027, यानी कि 1000 से लेकर 1027 के समय तक जो महमूद गजनी था उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कहाँ पर, उत्तरी भारत में और पंजाब में। महमूद गजनी कैम टू इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव लूटिंग वेल्थ, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का, कि भारत को लूटना। फिर उसके बाद में जो है मोस्ट देयरफॉर मोस्ट हिज रेड्स वर कंसंट्रेटेड अराउंड द इम्पोर्टेंट टेम्पल सिटीज। अब वो जो क्या करता था, उसका ध्यान जो है जो हमारे देश में जो कुछ शहरों में जो महत्वपूर्ण जो मंदिर है सिर्फ उन्हीं को लूटता था, जैसे थानेश्वर मथुरा में, कन्नौज में, सोमनाथ जो है, इन सभी मंदिरों में वो इनको लूट करके और अपने देश से चला जाता था। ही यूज द वेल्थ ऑफ क्रिएट स्प्लेंडेड सिटी गजनी, और अपने गजनी को जो है डेवलप करने में वो सारा धन उपयोग करता था। अब देखिए 1025 में अटैक लूटेड डेमोलिश द मोस्ट सेलिब्रेट हिंदू टेम्पल सोमनाथ, और 1025 में उसने आक्रमण किया और उसके बाद में सोमनाथ मंदिर को लूटा। और वो कहाँ पर है, गुजरात के समुद्री तटवर्ती क्षेत्र में है ना, समुद्र के तट पर है। मोहम्मद गोरी फिर आया, मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इंडिया विद द एम कॉन्करिंग द नॉर्थ पार्ट, यानी उत्तरी भाग को जीतने के उद्देश्य से मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। अब ये देखो इंडियन एक्सपेडिंग इज किंगडम बियॉन्ड द अफगानिस्तान, मतलब वो अफगानिस्तान से जो है यहाँ पर शासन करना चाहता था। अब देखिए महमूद गजनी भी, हिज इंटेंशन वाज गेट गोल्ड बट एस्टेब्लिश एम्पायर, मतलब उसका केवल महमूद गजनी का जो उद्देश्य था यहाँ पर लूटपाट करना, है ना। और फिर उसके बाद में वो जो ही फोर्ड अगेंस्ट द चहमान, वो चहमान राजपूत शासकों से, जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान से, मतलब जो महमूद गजनवी था उसका उद्देश्य तो था लूटना, लेकिन महमूद गोरी का उद्देश्य था
यहाँ पर शासन स्थापित करना, और उसने जो चहमान राजपूत जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज थर्ड वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ चहमान, चौहानों के सबसे अंतिम और पावरफुल और शक्तिशाली राजा थे वंश के। इसके पास में एक बहुत महान सेना थी। अचीवमेंट हैव बीन डिस्क्राइब द पृथ्वीराज रासो, और उसकी जो उपलब्धियां हैं वो पृथ्वीराज रासो में लिखी हुई है। और किसने लिखी है? उसका एक मित्र था और कवि था जिसका नाम था चंद्र बरदाई। फिर उसके बाद में पृथ्वीराज हैज द पावर ऑफ चहमाजेंद्र, जो है जो पृथ्वीराज था उसने चौहानों की जो शक्ति को पूरे जगह पर फैला दिया, है ना। एंड महोबा बुंदेलखंड एंड गुजरात अंडर कंट्रोल, यानी कि महोबा बुंदेलखंड और गुजरात उसके अंडर कंट्रोल था। अब देखिए वैलेंटली रेजिस्टेड अटैक द मोहम्मद गोरी इन द 2 बैटल ऑफ द तराइन, मतलब उसने क्या करा? मोहम्मद गोरी को 2 युद्धों में रोकने की कोशिश की। कहां पर? तराइन में। तराइन का युद्ध हुआ पहला 1191 में, फिर दूसरा हुआ 1192 में। ही बिलीव टू हैव बीन डिफीटेड द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। फिर उसको क्या हुआ कि जो है दूसरे युद्ध में तराइन के में वो हार गया, ठीक है ना। अब एक बात करेंगे अल बरूनी की। अब अल बरूनी कौन था? ये एक दार्शनिक था, एक वैज्ञानिक था, जिसने किताब अल हिंद नामक पुस्तक की रचना की। और ये सबसे महत्वपूर्ण जो है, इसने क्या करा? भारतीय विज्ञान के बारे में डिस्कस किया है। अब इसने धर्म के बारे में, समाज के बारे में, और जो विदेशी विद्वान है उसके जो है उसके बारे में लिखा है। फिर उसके बाद में ही कंपेयर महमूद गजनवी, वो जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है, कई सारे आक्रमणों में। और उसने यहाँ पर सर्वे किया, यहाँ के जीवन के बारे में अध्ययन किया, यहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व किया, और फिर उसके बाद में इन्होंने ये किताब लिखी। अब देखो ही लर्न, उसने संस्कृत सीखी और उसको यहाँ की चीज़ों को समझने में आसानी हुई, जिसके कारण से फिर उसने ही फ्रिक्वेंटली कोट फ्रॉम द भागवत गीता। उसने कई सारे जो है भगवत गीता के जो श्लोक पढ़े, एंड विष्णु पुराण, कपिल और संख्या फिलोसफी एंड द वर्क द पतंजलि। डू यू थिंक द अल बरूनी अकाउंट कैन बी कंसिडर्ड मोर रिलायबल सोर्स ऑफ स्टडी हिस्ट्री? छोड़ दीजिए इसको, आगे हम बात करते हैं चोल्स की। तो देखिए द चोल डायनेस्टी वॉज द वन मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। दक्षिणी भारत का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जो वंश था वो था चोल, और ये तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों में और जो है शासन कर रहे थे। तंजौर इनकी राजधानी थी। चोल जो है डिसअपियर्ड ओनली द रिसर्फेस इन 1850 when the विजय कैप्चर द तंजौर। जब ये सामने कब आए या फिर ये प्रकाश में कब आए? जब विजय ने जो है तंजौर को जीता और अपनी राजधानी बनाया। और फिर उसके बाद में ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजा फर्स्ट हिज सन ऑफ राजेंद्र फर्स्ट चोल्स इंटर दियर मोस्ट ग्लोरियस फेज, मतलब राजा फर्स्ट से लेकर के राजेंद्र फर्स्ट तक का जो समय था वो इनके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ज़्यादा ग्लोरियस यानी चमकदार जो टाइम पीरियड था, क्योंकि इस समय इनके साम्राज्य का विस्तार और विकास हुआ। दे एक्सपेंड द किंगडम बियॉन्ड द साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को इन्होंने फैलाया कहाँ तक? श्रीलंका, जावा, सुमात्रा तक। एंड बाय हिज एबिलिटी, पावर्स, प्रोवेस एंड मिलिट्री स्किल राजा फर्स्ट डिफीटेड द चेहर्स, सीज द मदुरई, यानी कि उन्होंने क्या करा? चेहर्स को हराया और मदुरई को सीज कर दिया। ही इन्वेडेड श्रीलंका, उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया, उसको अपने अंडर कंट्रोल कर दिया। इट्स नॉर्थन पार्ट बिकम अ चोल प्रोविडेंस नेम द मुम्मादी चोल मंडलम। जो है उन्होंने क्या करा? जो चोल मंडलम जो है इन्होंने अपना प्रोविडेंस बनाया। अब राजा फर्स्ट जो है आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि अगर हम इसी में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और हमें समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है।